Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, from this session we are going to start a new chapter. It is about reproduction, जिसे हम अमले तौलीद भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि जानदार अपनी ही तरह की नई नस्ल पैदा करते हैं ताकि उनकी नस्ल बरकरार रहे इस कुराए अर्ज़ के ऊपर। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड रिप्रोडक्शन, इसको जरा समझ लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जरा गौर कीजिए इस लफ्ज के ऊपर। तो बुनियादी तौर पे ये क्या है? प्रोडक्शन का दोहराए जाना। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि पहले ही कोई जानदार जो पैदा होके आ चुके हुए हैं, जब वो दोबारा से नए जानदार पैदा करने की कोशिश करेंगे तो इस अमल को हम कहेंगे दिस इज रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, सो दिस इज रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन के ऊपर स्टूडेंट्स अगर हम रोशनी डालें तो हमें पता चलता है कि द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड फॉर दिस रिप्रोडक्शन इज पेरेंट्स। किसी भी तरह के ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, देयर शुड बी अ प्रीवियस जनरेशन। कोई एक पिछली नस्ल मौजूद होगी और फिर उसके बाद अगली नस्ल को पैदा किया जाएगा, तो इस अमल को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। अब यहां पे एक तो हम अपना कंसेप्ट दुरुस्त कर लें स्टूडेंट्स। वो किस तरह से कि अगर हम गौर करते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर तो हमें पता चलता है कि द प्लांट्स आर रिप्रोड्यूसिंग, बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूसिंग, फंजाई आर रिप्रोड्यूसिंग, एल्गी आर रिप्रोड्यूसिंग, इवन द ह्यूमंस आर रिप्रोड्यूसिंग। तो बुनियादी तौर पे जो एक अमल है एवोल्यूशन का, जो एक अमल है नेचुरल सिलेक्शन का, उसमें सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जानदार बेतहाशा ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर रहे हैं। और इन ऑफस्प्रिंग्स के पैदा करने की बुनियादी तौर पे वजह क्या है? कि अपनी नस्ल की बका। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स और द प्रोजेनी, ताकि उसकी नस्ल जो है वो बरकरार रह सके। ऑलराइट, तो इस लिहाज से all the parents produce new individuals that are known as offsprings। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेंगे, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक बहुत क्रिटिकल स्टेटमेंट, वो क्या है कि द रिप्रोडक्शन हैज नथिंग टू डू विद द इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन has nothing to do with individual। यानी कि एक फर्द की लाइफ के साथ या लाइफ स्पैन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हमारी समझ में यह बात आती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो तो दुनिया में पहले से ही आ चुका हुआ है, तो इसका मतलब यह है ही इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। ऑलराइट, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे या किसी नस्ल की बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज एंड पॉपुलेशन। ऑलराइट, सो it is important for survival of species and population। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब बुनियादी कंसेप्ट तो ये है रिप्रोडक्शन का। फिर इसके साथ ही साथ जब हम ऑल ओवर द 5 किंगडम्स नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तो एक ही सिंगल सेल से फर्दर डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो डॉटर सेल्स फिर मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, और फिर उसके बाद रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, और इसी तरह से वो कई मिलियंस की तादाद तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसी है कि जहां पे सिर्फ एक ही पेरेंट से काम चल सकता है, तो दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज asexual type of reproduction। So we are going to differentiate the process of reproduction into two types: asexual reproduction and sexual reproduction। So in this type of reproduction, only one parent is involved। फिर अगर मजीद डिटेल लिखना चाहें, repeatedly same copies
of genetic material are replicated and inherited. Alright students, यानी पहली बात तो ये है कि यहां पे एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो सकते हैं, यहां पे मेल या फीमेल वाले कॉम्बिनेशंस की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज हमने यहां पे क्या लिखी है, चूंकि एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन चल रही है तो हम ये भी देखते हैं कि यहां पे अगर एक ही पेरेंट ने दो बनाने हैं तो इसमें क्या किया जाएगा, पहले डीएनए की कॉपी बनाई जाएगी जिसे हम रेप्लिकेशन कह रहे हैं, और फिर उसके बाद चूंकि आइडेंटिकल कॉपी है सो वी कैन से द डॉटर सेल्स विल बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे कोई सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, कोई रीशफलिंग ऑफ जीन्स, कोई नई वेरिएशन वगैरह नहीं आ रही। यहां पे इस लिहाज से कुछ फायदे भी नोट किए जाते हैं और इसी लिहाज से बाज़ औक़ात कुछ नुकसानात भी देखे जाते हैं। पहले नंबर पे स्टूडेंट्स ये वाली चीज जो हमने यहां पे लिखी है, इसको अगर गौर करें तो इसकी टाइप्स का हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जा सकती हैं। सो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी कैन राइट, सबसे पहले फिजन, that can be further differentiated into binary fission as well as multiple fission. Alright, अब फिजन लफ्जी मतलब क्या है, टूट जाना, स्प्लिटिंग अप। अब यहां पे स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि बगैर किसी सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के कोई एक पेरेंट मौजूद है, कोई एक सेल भी हो सकता है, अगर तो ये दो में डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे दिस इज बाइनरी फिजन। ऑलराइट, और बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है बहुत सारी बैक्टीरिया की एग्जाम के अंदर कि वो अपने बाहर एक सिस्ट बना लेते हैं ताकि एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं भी हैं तो उसका न्यूक्लियर मटेरियल अंदर ही अंदर रेप्लिकेट करता चला जाता है और बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ सेल्स पैदा हो जाते हैं उसके अंदर। अब जब ग्रुप ऑफ सेल्स पैदा होगा तो इसका मतलब यह है कि द जेनेटिक मटेरियल हैज रेप्लिकेटेड विद इन द सेम पेरेंटल सेल मेनी टाइम्स। अगर एक ही कोई न्यूक्लिएटेड सेल की मिसाल ले लें तो हम यूं कहेंगे कि एक ही साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर न्यूक्लियाई बार बार रेप्लिकेट करते चले गए और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन गया, तो इस अमल को हम कहेंगे दिस इज मल्टीपल फिजन, यानी एक से ज्यादा मर्तबा पेरेंटल सेल का बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन वी नो अबाउट स्पोरुलेशन, आल्सो नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोरुलेशन का भी आपको याद होना चाहिए, फंजाई की बहुत सारी टाइप्स में हम स्पेसिफिक नाम भी पढ़ के आ चुके हुए हैं, लाइक जाइगोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फंगस के साथ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर्स बुनियादी तौर पे क्या हैं कि वो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स दैट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑन अचीविंग या ऑन रीचिंग द फेवरेबल कंडीशंस। जैसे ही इनको दोबारा से मौजूद किस्म के हालात नजर आते हैं, ये वहां पे जर्मिनेट करते हैं और फिर हाइफे वगैरह ग्रो करवा देते हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट अबाउट बडिंग। बडिंग क्या है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स के अंदर, खास तौर पे लोअर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, लाइक स्पॉन्जेस, लाइक सिलिंट्रेट्स में हाइड्रा की बहुत अच्छी मिसाल है, और अगर फंजाई की मिसाल लेना चाहें तो यीस्ट बहुत अच्छी मिसाल है यहाँ पे, कि इनके ऊपर छोटे छोटे आउटग्रोथ्स बनते हैं और उन आउटग्रोथ्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर दिया जाता है, विच हैव द एबिलिटी टू रीजेनरेट और रीग्रो इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल। तो यहां पे भी चूंकि एक ही पेरेंट से नए इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं, so this will be sexual type of reproduction. All right students, फिर इसके बाद एक चीज हम यहां पे लिखने जा रहे हैं specifically about the plants. It is known as vegetative propagation. जी स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसके नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है कि अगर हम वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करें तो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पौधा या प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, वी कैन इंक्लूड एल्गा आल्सो, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट से
कोई टिश्यू सेपरेट हो जाने पे, कोई बड अलहदा कर दिए जाने पे, या किसी भी हिस्से के टूट जाने से अगर नया इंडिविजुअल पैदा कर सकते हैं, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऑलराइट, जिसकी मिसाल अगर आप लोगों को याद हो तो हेपेरिकॉप्सिरा में हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, गेमा कप्स वगैरह बन जाने वाला जो काम है, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर इसी तरह ये जो ट्यूबर्स वगैरह हैं, आलू, इनके ऊपर जो बर्ड्स बन जाते हैं, उस बडिंग के अमल के बाद अगर बर्ड को सेपरेट कर दिया जाए और एक ही आलू के ऊपर मौजूद बहुत सारे बर्ड्स को भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सेपरेट कर दिया जाता है, तो इसको भी हम कहेंगे दिस इज ऑल्सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम शामिल कर सकते हैं यहां पे, इट इज पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस की तरह का दूसरा प्रोसेस दैट इज नोन एज एपोमिक्सिस। जी स्टूडेंट्स, अब पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस ये क्या है? बुनियादी तौर पे प्लांट्स के अंदर अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स ग्रो करना शुरू हो जाएं या फ्रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएं, तो इस अमल को हम कहते हैं दिस इज पार्थिनोजेनेसिस। ऑलराइट, इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह ताला आने वाले सेशंस में देखेंगे, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस दे आर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? यहां पे कोई कॉम्बिनेशन ऑफ गमीट्स या फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी फल पैदा हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी रेफर्ड टू एज द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इंसान ने एसेक्सुअल मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए, उसमें एक मेथड है टिश्यू कल्चर टेक्निक। ऑलराइट, एंड द अदर वन इज नोन एज क्लोनिंग। अब ये भी समझने से ताल्लुक रखती है चीज कि पहले वाला जो मेथड हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब टिश्यू कल्चर में स्टूडेंट्स आपको अंदाजा हो रहा होगा लफ्ज को देखते हुए कि टिश्यूज, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। फिर कल्चर करना यानी उनको आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर लैब के अंदर ग्रो करवा देना इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये वाली चीज जो है, ये पहले प्लांट्स में सबसे पहले सक्सेसफुली पॉसिबल बनाया गया इस अमल को, और फिर उसके बाद इसको फर्दर कोशिश की जा रही है कि एनिमल्स के अंदर भी ऑर्गेनॉइड्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, बट द एक्सपेरिमेंट्स आर स्टिल गोइंग ऑन। अब यहां पे आप जो चीज याद रखेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या है? अगेन इट कैन बी एडेड इनटू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि अगर हम किसी एक बर्ड में से मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक क्लस्टर ले लें और फिर उसको कल्चर करके उसे एक पूरा नया इंडिविजुअल बना दें, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज टिश्यू कल्चर टेक्निक। स्पेशली प्लांट्स के लिहाज से जब हम ये बात करते हैं तो हमारे ज़हन में ये बात आती है, दे हैव अ पोटेंशियल दैट अ सिंगल सेल कैन इवन ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो इसको हम कहते हैं दिस इज टोटीपोटेंसी। सो द सेल्स, द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द प्लांट्स, दे आर टोटीपोटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेल मुकम्मल नए प्लांट में, मुकम्मल नए इंडिविजुअल में ग्रो कर सकता है। ऑलराइट, देन इज द अल्टीमेट थिंग, इट इज क्लोनिंग स्टूडेंट्स। अब क्लोनिंग बुनियादी तौर पे आगाज तो इसका भी प्लांट से किया गया कि प्लांट्स के क्लोन्स बना लिए गए सेम जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकास बना के, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार ली जा सके और इंसान की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए या उसकी खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए नई से नई फसलों के ऊपर काम किया गया, ताकि इनके क्लोन्स बनाए और जीन्स से लेके पूरे पूरे ऑर्गेनिजम्स को जब हम क्लोन करना शुरू करते हैं तो इन खुराक की जरूरियात को भी पूरा कर सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही आइडिया एनिमल्स की जानिब आ गया, और आप लोगों को याद होना चाहिए कि डॉली वाज द फर्स्ट एवर शीप दैट वाज सक्सेसफुली क्लोन्ड। अब ये जो क्लोनिंग की टेक्निक स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इट इज अगेन कमिंग फ्रॉम सिंगल पेरेंट, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसे हम आइडेंटिकल कॉपीज तो बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जहां पे इन टेक्निक्स के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात भी देखने में आते हैं। और वो ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं जो आप याद रखेंगे फॉर द क्लोनिंग स्पेशली, कि अगर हम देखें तो इसमें एजिंग का प्रोसेस तेज है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो चूंकि पहले से मौजूद एक एक्टिव जेनेटिक मटेरियल में से आइसोलेट करके बनाया जा रहा होता है, तो उसके अंदर एजिंग का जो प्रोसेस है, जो बुढ़ापे का अमल है, वो तेज हो चुका होता है। फिर उसके बाद जो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि अगर क्लोन्ड पॉपुलेशन के अंदर कोई भी छोटी से छोटी बीमारी अचानक से फूट आए, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे मौजूद तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि आइडेंटिकल कॉपीज हैं, तो ऑल ऑफ देम विल बी इन्फ्लुएंस्ड। इसका मतलब यह हुआ कि द क्लोन्ड पॉपुलेशंस आर लेस रेजिस्टेंट पॉपुलेशंस, इनके अंदर कुव्वत मुदाफियत जो है वो बहुत ही कमजोर होती है, तो इस वजह से भी इनको बचा के रखना पड़ता है। और तो और
फिर जब हम ह्यूमन क्लोनिंग की बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस एथिकल या मोरल इश्यूज भी जनरेट हुए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंसानी क्लोनिंग को बैन करना पड़ा, ताकि इंसान जो है वो अपने क्लोन्स बना के कहीं इंसानियत की ही बेहुरमती करना शुरू ना हो जाए मुख्तलिफ अंदाज में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो आपको अंदाजा होगा कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज, दैट इज गेमेटोजेनेसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे तो ये बात याद रखेंगे हम यहां पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स जो हैं वो डिप्लॉयड हो या हैप्लॉयड हो, उनको गेमीट्स बनाने पड़ेंगे। तो गेमीट्स बनाने का जो अमल है इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस। अब गेमीट्स बुनियादी तौर पे हैं क्या? जिनको हम जर्म लाइन सेल्स, जर्म सेल्स या एग और स्पर्म या ओवा और स्पर्म के नाम से जानते हैं। अब बुनियादी तौर पे ये क्या है कि किसी भी एक लेट्स से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर स्पेसिफिक गोनेड्स अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं। उन गोनेड्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस पहले गेमीट्स बनाए जाएंगे और वो गेमीट्स फिर जाके फर्टिलाइजेशन के अमल से कंबाइन होंगे एंड द जेनेटिक मटेरियल और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी रिस्टोर्ड। ऑलराइट, ये बात बड़ी अहम है यहां पे स्टूडेंट्स, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमें एक हिस्सा नजर आ रहा था कि रैपिड प्रोपेगेशन तो है, एकदम बहुत तेजी से आबादी फैल सकती है, लेकिन वहां पे खतरा भी यही है कि जो आबादी आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप पे मुश्तमिल है उसको आप किसी भी एक छोटे से सिमिलर फैक्टर के साथ कंट्रोल भी कर सकते हैं या मुकम्मल तौर पे खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें क्या नजर आता है? वी हैव अ फर्दर एडिशन, और वो क्या है? रीशफलिंग ऑफ जीन्स टेक प्लेस। ऑलराइट, जिसको हम आसान अल्फाज में क्या कहते हैं? जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ऑलराइट, then we can write if gametes are haploid, the diploid number of chromosomes will be restored upon fertilization. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चूंकि रीशफलिंग हो रही है या रिकम्बिनेशन होता हुआ नजर आ रहा है हमें, तो हम यहां पे भी कह सकते हैं रेजिस्टेंट जीन्स प्रिवेल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये सारे पॉइंट्स आप समझ लीजिए। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो वाली टाइप की रिप्रोडक्शन है जहां पे दो पेरेंट्स चाहिए। अगर पेरेंट्स डिप्लॉयड हैं तो इसका मतलब है उनके अंदर हैप्लॉयड गेमीट्स बनाने हैं, तो मियोसिस का अमल होगा, और मियोसिस के अमल के अंदर हमेशा पहले ही हिस्से के अंदर इन द प्रोफेज 1 क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। उस क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो जीन्स या क्रोमोसोम्स के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज कर लिए जाते हैं। तो यहां पे इस चीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो टफ या रेजिस्टेंट या फिटेस्ट किस्म के जीन्स होंगे उनको तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता कोई डेलेटेरियस या वीक किस्म के जीन्स हैं तो यूजुअली दे डू नॉट इनहेरिट। तो ये वाली चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा स्ट्रेंथन अप करती है कि यहां पे रीशफलिंग रिकम्बिनेशन की वजह से ज्यादा रेजिस्टेंट किस्म के ट्रेड्स, ज्यादा रेजिस्टेंट किस्म के जीन्स इनहेरिट होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इन द अपकमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि फर्दर ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, किस किस तरह से ये अपने अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से अडेप्ट कर चुके हुए हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss how the plants reproduce.
पौधों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नेचुरल प्रोसेसेस में ऑब्जर्व की गई और बाद में फिर उसे आर्टिफिशियल प्रोपेगेट करने के लिए जो तरीके अपनाए गए, इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। Alright students, the first thing that we are going to define here is reproduction. बिल्कुल उसी तरह के जैसे इंसान और दूसरे एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी नस्ल अफजाई कर रहे हैं, पौधों के अंदर नेचुरली ये वाली टेक्निक अल्लाह ताला ने पहले से दे दी हुई है कि पौधे पूरे इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे विल रिप्रोड्यूस, दैट्स व्हाई द फूड चेन्स विल कंटिन्यू। तो अब इनका रिप्रोड्यूस करने का अमल जो है उसको हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं इनटू टू टाइप्स, asexual reproduction and then the sexual reproduction. All right students, the first type asexual reproduction आप लोगों को याद होना चाहिए, it is the type of reproduction in which only one parent is required. यहाँ पे कोई भी फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात नहीं होगी, बल्कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी, पौधों के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से कोई ना कोई नया पौधा ग्रो करवाने की सलाहियत पैदा करवा देना या पहले से नेचर में मौजूद होना, दिस इज asexual reproduction in plants. इनकी कुछ टाइप स्टूडेंट्स जो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज लेयरिंग। अब लेयरिंग का लफ्ज सुनते ही हमारे जहन में ये बात आती है कि शायद किसी चीज की तह लगा दी जाए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अगर हम नेचर में गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ पौधों को अल्लाह ताला ने इस तरह की खसूसियत दी हुई है जिसको हम पहले फंजाई में पढ़ के आ चुके हुए हैं। राइजोपस यानी कि ब्लैक ब्रेड मोल्ड के अंदर स्टूडेंट्स एक फीचर हमने देखा था कि उनके कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेटम के साथ पैरेलल ग्रो कर रहे होते हैं या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो कर रहे होते हैं, उनको हम स्टोलन्स या रनर्स बोलते हैं। ऑलराइट, इसी तरह देखा गया कि कुछ पौधे कुदरती तौर पे अपनी शाखें जो वर्टिकल ग्रो करवा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ शाखों को जमीन के साथ पैरेलल ग्रो करवाना शुरू कर देते हैं और वो शाखें एडवेंटिशियस रूट्स पैदा करती हैं और जहां पे रूट्स जमीन की जानिब ग्रो कर रही हैं वहां से एक मेरिस्टेमेटिक बड ऊपर की जानिब ग्रो करता है और उसमें से एक नया पौधा निकल आता है। अब ये वाली चीज जब पहले ऑब्जर्व की गई इन नेचर, तो बाद में इंसानों ने इसी चीज को अपने साथ साथ चलाना शुरू कर दिया फॉर द बेटर प्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स, ताकि ज्यादा पैदावार हासिल की जा सके। अब इसमें किया जाता है टेक्निक में, इसको समझ लें, बहुत आसान सी टेक्निक है कि पौधा जो वर्टिकली ग्रो कर रहा है उसी की एक ब्रांच को बेंड करके जमीन के साथ अटैच करना मकसूद होता है। ऑलराइट, अब क्या किया जाता है कि वो वाली जगह जिसको जमीन के अंदर दबाना है उसको एक वेज की तरह दबा के थोड़ा सा बेंड करके और निचली साइड से कट लगा के वहां से एपिडर्मल टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है और फिर उसके बाद वहां पे रूटिंग कंपाउंड ऐड कर दिया जाता है जहां पे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे और स्पेशली जो हमारी बेस्ट ऑप्शन होती है द ऑक्सिन हार्मोन, ये यहां पे मौजूद होना चाहिए। वो क्या करेगा कि प्रमोट करेगा रूट प्रोडक्शन को। अब जैसे ही रूट्स बनना शुरू होंगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से अपनी फर्म एंकरेज हासिल करेगा, पकड़ बना लेगा पौधा और फिर क्या होगा, वहां से एक नए प्लांट का आगाज हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एक पेरेंटल प्लांट पहले से हमारे पास मौजूद है, उसी की दूसरी ब्रांच में से एक नया क्लोन पैदा कर लिया गया, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एक ही पेरेंट ने अपने ही एक और पौधे का आगाज करवा दिया। चूंकि यहां पे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का जिक्र नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। द सेकंड वन इज ग्राफ्टिंग। ऑलराइट, इससे तो बहुत सारे लोग फेमिलियर होते हैं पहले से ही। ग्राफ्टिंग, जिसको हम बुनियादी तौर पे पेवंदकारी कहते हैं, कि बाज़ औक़ात एक ही तरह के या मिलते जुलते पौधों के एक स्टेम को लेके उसका ऊपर वाला हिस्सा काट के उसके ऊपर किसी दूसरे पौधे का हिस्सा लाके इम्प्लांट कर देना, दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। और यह भी मुमकिन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि एक ही शाख लगाई जाए, बाज़ औक़ात एक जगह से काटने के बाद एक वेज शेप्ड ग्रूव बनाया जाता है और उसके अंदर दो दो शाखें भी लगाई जा सकती हैं फॉर द रैपिड एंड बेटर प्रोडक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाली चीज ग्राफ्टिंग कहलाती है। देन इज द थर्ड टाइप, इट इज नोन एज बडिंग। ऑलराइट, अब बडिंग में भी हम ये देखते हैं कि प्लांट्स के ऊपर जो आउटग्रोथ्स बन रही हैं, किसी एक सोर्स प्लांट से एक निकलता हुआ बड काटा जाए और उसको वहां से काट के किसी दूसरे रेसिपिएंट प्लांट के ऊपर इम्प्लांट कर दिया जाए और ग्राफ्टिंग की तरह उसको रैप कर दिया जाए और उसके ऊपर न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स वगैरह लगा दिए जाएं, तो उस बड से भी एक नई शाख और एक नया पौधा ग्रो कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि आमतौर पे जो जनरली मिसाल ली जाती है कि अगर लीमू का पौधा है या माल्टे का पौधा है तो उसके ऊपर हम किसी भी सिट्रस को ग्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रही। अब हमारे पास एक लिमिटलेस ग्राफ्टिंग वाली कंडीशन भी है कि एक ही पौधे के ऊपर 3-3, 4-4 इकसाम के फल भी ग्राफ्टिंग के जरिए पैदा किए जा सकते हैं। तो ऑल दीज टाइप्स दे डू नॉट रिक्वायर
two different types of reproductive structures. They need only one type of parent. That's why they are included in asexual type of reproduction in plants. All right, students. Then is the sexual reproduction. जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पे फौरी तौर पे हमारे ज़हन में एक पॉइंट तो आ जाना चाहिए. नाउ वी नीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. पौधों के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कुछ पौधे तो इस तरह के हैं कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट मौजूद है, और कुछ पौधे हमें इस तरह के भी नजर आते हैं कि जो एंटायरली सेपरेट मेल प्लांट और एंटायरली सेपरेट फीमेल प्लांट पे मुश्तमिल होते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि मोनोएशियस या डायएशियस कंडीशन प्लांट्स में ऑब्जर्व की जाती है. अब स्टूडेंट्स, जब हम लाइफ साइकिल्स की तरफ गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि तमाम प्लांट्स के अंदर बाज़ औक़ात दो डिफरेंट टाइप्स की जनरेशंस ऑब्जर्व की जाती हैं, द स्पोरोफाइट जनरेशन एंड द गेमेटोफाइट जनरेशन. ये क्या क्या हैं, इनको डिफाइन करने से पहले एक नई टर्म हम यहां पे स्टडी करेंगे. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे हैव डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अब ये डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, इसके लिए आपको एक कंसेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा. दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. द स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेट्स विद द गेमेटोफाइट जनरेशन. यानी किसी पौधे के लाइफ साइकिल के अंदर एक हिस्सा तो स्पोर प्रोड्यूसिंग हो और दूसरा हिस्सा, दूसरी जनरेशन जो है वो गेमीट प्रोड्यूसिंग हो, तब जाके एक लाइफ साइकिल मुकम्मल किया जाए, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसी तरह स्टूडेंट्स ये टर्म भी आपको याद रहेगी कि डिप्लोहेप्लॉन्टिक, यहां पे द डिप्लॉयड कंडीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द स्पोरोफाइट जनरेशन. जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है वो मोस्टली डिप्लॉयड नजर आती है, और जो गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है वो मोस्टली हैप्लॉयड नजर आती है. तो हम कहते हैं कि ये डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बनाएंगे. जब ये दोनों जनरेशंस एक दूसरे के साथ अल्टरनेटली चलेंगी, एक अल्टरनेट पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, तो हम कहेंगे कि इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से जो लाइफ साइकिल मुकम्मल हो रहा है, इट इज नोन एज द डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात पौधों के अंदर मॉर्फोलॉजिकली यानी बैरूनी अपीयरेंस के एतबार से एक ही तरह की दोनों जनरेशंस भी हो सकती हैं या डिफरेंट टाइप्स की जनरेशंस भी हो सकती हैं. स्पेशली अगर आपको फ्यूनेरिया याद हो तो वहां पे जो गेमेटोफाइट प्लांट है और जो उसका स्पोरोफाइट पार्ट है, दे आर ऑलवेज डिफरेंट. तो इस बुनियाद पे हम इनको कहते हैं कि ये हेट्रोमॉर्फिक हैं एक दूसरे के लिहाज से, और ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करेंगे. इसी तरह कुछ पौधे ऐसे हैं कि जिनके अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूसिंग गेमेटोफाइट प्लांट is identical to the sporophyte generation, तो इसको हम कहेंगे कि this is isomorphic alternation of generation. Alright students, फिर इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है वो ये है कि सीड प्लांट्स जो हैं why they are the most successful plants. चूंकि जिस तरह एनिमल्स में ह्यूमंस ही ह्यूमंस नजर आ रहे हैं हमें प्लेनेट के ऊपर, इसी तरह पौधों में हमें हर जगह पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स नजर आते हैं. इनके साथ ही साथ हम ब्रायोफाइट्स का भी थोड़ा सा यहां पे जिक्र करेंगे कि उनके लाइफ साइकिल्स को सक्सेसफुल किस तरह से बनाया जाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सीड प्लांट्स यानी कि स्पर्मेरोफाइट्स, वो पौधे जो बीज पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, उनको हम कहते हैं स्पर्मेरोफाइट्स. अब ये जो स्पर्मेरोफाइट्स हैं, दे कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. आप लोगों को याद होने चाहिए, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स. ऑलराइट, जिम्नोस्पर्म्स वो पौधे हैं जो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनके ऊपर फूल लगते हैं और ना ही उनके ऊपर फल लगते हैं. सो दे आर सीड प्रोड्यूसिंग बट दे आर नॉट फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. इसी तरह जब हम दूसरा ग्रुप देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स, द मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स राइट नाउ ऑन द प्लैनेट. अब ये वाले जो पौधे हैं, इनके पास सीड प्रोडक्शन की एबिलिटी भी है, फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल. उसके साथ जो एडेप्टेशंस इन्होंने अपने अंदर पैदा की हुई हैं, जो इनकी कामयाबी की गारंटी है, वो कौन कौन से फीचर्स हैं स्टूडेंट्स? द फर्स्ट वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस फॉर पोलिनेशन. अब ये हम फ्लावर यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की, कि इनके अंदर सबसे पहले हमें फूल बनते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर उन फूलों के साथ ही साथ एक स्पेसिफिक पैटर्न जो हमें बनता हुआ नजर आता है ऑन द मेन एक्सेस, इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस. तो ये पहली एडेप्टेशन. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी चीज जो हमारे पास है, दैट इज गेमीट ट्रांसफर बाय पोलन ट्यूब्स. अब एक अमल जो आप लोगों को याद होगा, पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन. इसका मतलब क्या है कि द पोलन ग्रेन्स दे विल ट्रेवल फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मास. ऑलराइट, ये वाली जो कंडीशन हमें नजर आती है, इसको हम कहते हैं पोलिनेशन. अब पोलिनेशन हो जाने के लिए तो पोलन ग्रेन्स के अंदर कुछ रेजिस्टेंट किस्म की स्पेसिफिकेशंस या प्रॉपर्टीज नजर आती हैं, लेकिन फिर पोलन ग्रेन का स्टिग्मा से लेके
ओवम तक ट्रेवल करना और सेफली वहां तक जाके फ्यूज करना और फर्टिलाइज करना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दीज फ्लावरिंग प्लांट्स। क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन से पहले ही किसी ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंज का शिकार हो जाएं पोलन ग्रेन्स, तो फिर इसका मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन का अमल मुतासर हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इट इज फूड स्टोरेज फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये स्पेशली सीड्स के रेफरेंस से हम ये वाली बात कह रहे हैं कि एंडोस्पर्म की तरह का एक स्पेसिफिक टिश्यू, एंडोस्पर्म नाम का एक टिश्यू मौजूद है सीड्स के अंदर, जिसका काम क्या है कि खुराक को जखीरा करना, ताकि जब एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो, जर्मिनेट करना शुरू हो, तो उसको पहले से अवेलेबल फूड मौजूद होना चाहिए उसके पास। देन इज डिस्पर्सल बाय द फ्रूट फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन बाय सीड कोट्स। सीड की सिग्निफिकेंस यहां पे हमें नजर आती है कि बीज जो अल्लाह ताला ने दे दिया हमें इन प्लांट्स को, ये भी इनकी सक्सेस की एक वजह है। और इसके साथ ही साथ हमें ये बात भी पता चलती है कि सीड्स आर द ऑफस्प्रिंग्स, बेसिकली दे आर द एम्ब्रियोज और प्रीमेच्योर बेबीज ऑफ द प्लांट्स। इनको स्टोर भी किया जा सकता है, इनको लॉन्ग टर्म किसी जगह पे रखा भी जा सकता है सीड बैंक्स की सूरत में। तो बुनियादी तौर पे अगर इनके पास ये सीड कोट्स की तरह की एंडोस्पर्म वाली या और रेजिस्टेंट फीचर्स, डोमेंसी लाइक प्रॉपर्टीज इनके पास नहीं होंगी, तो फिर हम इन सीड्स को ज्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकेंगे। ग्रोथ के हवाले से इनके अंदर ये वाला फीचर, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें नजर आती है कि सीड कोट्स मौजूद हैं जो कि इनको एनवायरमेंटल कंडीशन से, ये क्लाइमेटिक चेंजेस से बचा रहे हैं। इवन दो कि इस सीजन के बीज जो जमीन के अंदर मौजूद हैं, जैसे ही उनको फील होता है कि द कंडीशंस आर नो मोर फेवरेबल, तो दे बिकम डॉर्मेंट, वो उस वक्त इनएक्टिव हो जाते हैं और फिर उसके बाद अगले सीजन में जाके जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, दे विल जर्मिनेट। ऑलराइट, तो ये वाले मैकेनिज्म्स अल्लाह ताला ने पहले से इन बीजों के अंदर रख दिए हुए हैं, दैट मेक दीज प्लांट्स द मोस्ट सक्सेसफुल वंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स के लिहाज से अगर हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहें, वी कैन राइट कैपेबल ऑफ एंड्योरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस इन डोरमेंट फॉर्म। जब डोरमेंट स्टेट में चले गए हैं, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चले गए हैं, या इसको हम एक और वे में यूं भी कह सकते हैं कि इट इज द फेलियर ऑफ जर्मिनेशन, जब उस स्टेट में, तो इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पे हमने इनको प्रिजर्व कर लिया है। जर्मिनेट ऑन अराइवल ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस, जैसे ही इनको पानी मिलेगा, सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल पीएच अवेलेबल होगी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, द सीड्स दे विल जर्मिनेट इमीडिएटली। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी रिपीट होता है, इट रेफर्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोलन ट्यूब। अब स्टूडेंट्स ये वाली बात याद रखिएगा कि जब हम प्लांट्स की एवोल्यूशन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के लिहाज से, तो हमें पता चलता है कि ब्रायोफाइट्स आर द सिंपलेस्ट, जिम्नोस्पर्म्स आर एडवांस्ड एंड एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड। अब ये जो एडवांस फीचर्स हमें नजर आ रहे हैं इन पौधों के अंदर, उसमें ही एक फीचर पोलन ट्यूब का भी है कि बुनियादी तौर पे वो पोलन ग्रेन्स जो हवा के जरिए या पानी के जरिए डिस्पर्स होके आ रहे हैं और पोलिनेशन के अमल को मुमकिन बनाते हैं, उसके बाद भी उनका काम खत्म नहीं होता until or unless they fuse with the female gamete known as ovum। तो वहां तक फ्यूजन तक जाना ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। So we can say evolution of the pollen tube is important, land adaptation in seed producing plants किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। Alright students, now we can say pollen tube act as a vehicle for safe transfer of male gametes to female gamete in ovule in hostile land environment। अब ये वही वाली बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई है कि यहां पे जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस थोड़ी सी भी चेंज होना शुरू होंगी, तो फौरी तौर पे खतरा किस चीज को है कि इवन दो सक्सेसफुल पोलिनेशन हो भी चुकी हो, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को रेगुलेट कौन करवा रहा है या मेक श्योर कौन करवा रहा है, इट इज द पोलन ट्यूब। कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की वजह से जो मेल गमीट्स हैं, दे आर एबल to reach the ovum safely and precisely। Alright students, फिर evolution of pollen tube is parallel to the evolution of seed। ये भी एक important चीज है कि जितनी अहमियत बीज बनने की है for the reproduction of plants, उतनी ही अहमियत pollen tube formation की भी है, especially in angiosperms। It is a tool of success of the land plants। उसके बाद स्टूडेंट्स जो चीज आपकी किताब में मेंशन की गई है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, आप लोगों को यहाँ पे कुछ फिगर्स नजर आ रहे हैं। बुनियादी तौर पे इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो ब्रायोफाइट्स आप लोगों को याद होगा, दे आर द सिंपल ऑर्गेनिजम्स, दे आर एम्फीबियस प्लांट्स, पानी के करीब रहते हैं। उसके बावजूद इनके अंदर दोनों जनरेशंस हमें नजर आती हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन द स्पोर प्रोड्यूसिंग वन एंड द गेमेटोफाइट जनरेशन दैट प्रोड्यूसेस गेमीट्स। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये डिप्लॉयड होती है और
जो गेमेटोफाइट जनरेशन है ये हैप्लॉइड होती है। इन स्पोरोफाइट जनरेशन द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, क्योंकि जो पेरेंटल प्लांट है वो खुद डिप्लॉयड हो चुका हुआ है, स्पोर्स हैप्लॉइड होने चाहिए, तो वहां पे मियोसिस का अमल होगा। In gametophyte generation, the generation is already haploid, so the reproductive structures, the gametophoric parts or the gametophoric organs like the antheridium and archegonium, they are haploid. So when they have to produce the gametes are produced by mitosis. All right. फिर gamete production होती है, उनमें fertilization होगी और sporophyte generation बनेगी। Sporophyte generation में spores बनेंगे through meiosis और फिर उसके बाद उसमें से gametophyte generation originate हो जाएगी। This represents the life cycle of the bryophytes. All right. फिर उसके बाद अगर हम gymnosperms की बात करें तो हमें समझ में आता है कि the gymnosperms are advanced plants, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो ज्यादातर फॉरेस्ट हमें नजर आते हैं स्पेशली एट हाई एल्टीट्यूड्स, उन सब के अंदर ज्यादातर कोनिफर्स वगैरह ही मौजूद हैं एंड दे आर द जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर द नेकेड सीडेड प्लांट्स। इनकी जनरेशंस में जो स्लाइड चेंज हमें नजर आता है स्टूडेंट्स, वो भी आपने याद रखना है कि वुडी कोन्स इनकी होती हैं, और उसके अलावा ये बात याद रखिएगा फीमेल कोन्स बड़ी हैं, उनके जो लीव्स हैं दे आर नोन एज मेगाफिल्स। जो मेल कोन्स हैं वो साइज के एतबार से छोटी होती हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में होती हैं, और उनके अंदर जो पत्ते हैं जिनके ऊपर बाद में स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स पैदा होंगे उनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स। जो मेगास्पोरोफिल्स हैं उनके अंदर फिर मेगास्पोरेंजिया बनते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पैदा होते हैं, और इसी तरह उनमें से फिर फर्दर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनने के बाद मेल और फीमेल गेमीट्स बनाए जाते हैं दैट लेटर ऑन फ्यूज विद वन अनदर टू प्रोड्यूस अनदर स्पोरोफाइट जनरेशन। तो जो पौधे, जो प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं दे आर स्पोरोफाइट्स। जो गेमेटोफाइट्स हैं बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में इनके अंदर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद फर्टिलाइजेशन करते हैं और जो सीड्स पैदा कर रहे हैं, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होगा वो स्पोरोफाइट जनरेशन का एम्ब्रियो होगा। जहां पे गिरेगा फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, द न्यू प्लांट विल ग्रो एंड इट विल बी द स्पोरोफाइट प्लांट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जब हम एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमें पता चलता है यहां पे हमें जो पौधे नजर आ रहे हैं दे आर द स्पोरोफेरिक प्लांट्स, और इनके ऊपर जो फ्लावर वाला पार्ट बन रहा है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें फ्लावर के अपने पार्ट्स का जरूर पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कि इसके अंदर कुछ मेल पार्ट्स होते हैं, कुछ फीमेल पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम स्टेमन्स और कार्पल्स कहते हैं या एंड्रोशियम और गायनेशियम के नाम से याद रखते हैं। ऑलराइट, अब यहां पे क्या काम किया जा रहा होता है, द एंथर्स दे प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स, और फिर वो पोलन ग्रेन्स पैदा होने के बाद जाके गिरते हैं स्टिग्मा पे, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचते हैं, वहां पे सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और उसके बाद फिर जो जाइगोट बनता है इट ग्रोज अप इनटू अ न्यू स्पोरोफाइट। So the sporophyte is producing gametophyte generation and gametophyte generation is producing the sporophyte generation. This is the diplohaplontic life cycle. All right students, तो ये सारी चीज आप जरूर याद रखिएगा कि लाइफ साइकिल्स जितने भी हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं इसमें द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर द टू फीचर्स, द प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स एंड द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन दैट हैज बीन इंश्योर्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।